जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक 5 है। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जैसे कि आपको पता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया का कि एक जो बॉडी है वो अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन को जो है बरकरार रखती है अनलेस कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। तो जो उसके ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये एक्चुअली जो कर्व्ड पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये उस पे जो लगने वाली नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसी का फार्मूला हमने छोटी क्लासेस में ड्राइव किया जो कि mv² है। लेकिन वहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर डेरिवेशन नहीं की थी, वहाँ पे जस्ट हमने सिर्फ इसको पढ़ा था कि ये mv² होता है। आज हम इसको ड्राइव करेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो एक कांस्टेंट स्पीड v के साथ एक ऑब्जेक्ट जो है ऑफ मास m वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। एट एनी इंस्टेंट वो ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट पे है। आफ्टर सम इंटरवल डेल्टा टी वो पॉइंट जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस बी पॉइंट पे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने उसकी वेलोसिटी को v1 से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी को v2 से रिप्रेजेंट किया है। हालांकि हम कह रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्चुअली स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन आप देखें कि वेलोसिटी चूंकि वेक्टर मिकदार है, इसमें दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसकी मैग्नीट्यूड तो वही है जो स्पीड है, लेकिन इसकी डायरेक्शन यहाँ पे देखें और है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन और है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे वेलोसिटी को यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं कह सकते। वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू उसकी जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। अच्छा, आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है। अच्छा, अब डेल्टा टी टाइम में ये जो ऑब्जेक्ट है इसने ये इस कर्व्ड पाथ पे मूव करते हुए ये एस आर्क लेंथ जो है इसने ट्रेवल की है। यानी आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है यो वो स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ पे अगर हम डेल्टा टी की वैल्यू निकालना चाहें तो ये एस और ये वी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा टी की वैल्यू एस ओवर वी आएगी। हम यही डेल्टा टी की वैल्यू एस ओवर वी जो है वो यहाँ पुट करेंगे डेल्टा टी की जगह पे, तो ये एस आ गया। ओवर में वी बटे का बटा आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अब हम जो एक्सेलरेशन की इस वैल्यू तक पहुंचे। नेक्स्ट ये देखें कि आपके पास ये एक ट्राइंगल बन रही है ओ ए बी, जिसमें आपके पास ये जो ओ ए साइड है और ओ बी साइड है ये इक्वल है क्योंकि ये सर्कुलर पाथ के रेडियस है। ये ए बी जो है ये डायरेक्ट पाथ है, ये वो कर्व्ड पाथ वाला नहीं है। ठीक है, ये कर्व्ड पाथ जो है ये आर्क लेंथ है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्ट लेंथ है। अच्छा, अब ये देखें जो ए पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और जो बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, हम इन वेलोसिटीज को अलहदा निकाल रहे हैं, एक और फिगर बनाते हैं। ये देखें ये v1 है, ये v2 है। अब मैंने देखा कि इसके दरमियान भी एंगल थीटा ही लिखा है, यानी उतनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखी है जितनी यहाँ पे। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है? देखिए आपके पास टू लाइंस हैं, उनके दरमियान एक एंगल अल्फा है। अगर उन लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाएं तो उनके दरमियान भी वही एंगल होगा, यानी अगर ये एंगल 30 का है तो ये एंगल भी 30 का होगा। बिल्कुल यही चीज नोट करें कि जो जो वेलोसिटी होती है ये अलोंग द टेंजेंट होती है। टेंजेंट जो है वो रेडियल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी v1 जो है वो ओ ए पे परपेंडिकुलर है और v2 की जो डायरेक्शन है वो ओ बी पे परपेंडिकुलर है। तो तो यहाँ पे ये जो ओ पे एंगल बनेगा ए बी और ओ ओ ए और ओ बी लाइन के दरमियान, वही एंगल ये V1 और V2 के दरमियान बनेगा, क्योंकि V1 इस OA पे परपेंडिकुलर है और V2 जो है वो OB पे परपेंडिकुलर है। सो दो लाइंस के दरमियान जो एंगल होगा, इनके ऊपर परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी वही एंगल होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि ये चीज मैंने इसको डेल्टा वी से शो किया है। क्यों? ये चेंज इन वेलोसिटी है। ये देखिए ये V1, ये चेंज इन वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। सो V1 और डेल्टा V का सम ये V2 है। अगर हम डेल्टा V निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें V1 प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू V2। अगर हम डेल्टा V निकालना चाहते हैं जो V1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यही हमारे पास जो है चेंज इन वेलोसिटी है। अच्छा, अब ये आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं ओ ए बी और आपके पास ये पी क्यू आर। ये ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर ट्राइंगल्स उस वक्त होती हैं जब उनके एंगल्स सेम हो। मैं साइड्स की बात नहीं कर रहा, अगर साइड्स सेम हो फिर तो ट्राइंगल्स इक्वल हो गई। मैं इक्वल ट्राइंगल्स की बात नहीं कर रहा, सिमिलर की बात कर रहा हूँ। जैसे आपको भी समझाता हूँ। ये देखें ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं, जैसे बाप और बेटा मुशाबे होते हैं।
आप देखेंगे ये एंगल 90 का, ये भी एंगल 90 का, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, क्योंकि ये जो तीनों एंगल्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, उनका सम 180 होता है। तो अब ये देखें कि ये एंगल्स इक्वल होने के बावजूद, यानी बड़ी ट्रायंगल के तमाम एंगल और छोटी ट्रायंगल के तमाम एंगल इक्वल हैं, इक्वल होने के बावजूद ये ट्रायंगल्स इक्वल नहीं है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे। ये जब सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं तो उनकी साइड्स के दरमियान जो रेशियो होती है वो एक जैसी होती है। यानी फॉर एग्जांपल हम ये जैसे ये भी सिमिलर ट्रायंगल्स बनी हुई है, ए की डी के साथ जो रेशियो होगी वही रेशियो बी की ई के साथ होगी, वही रेशियो सी की एफ के साथ होगी। या ऐसे कह लें कि ए और बी की जो रेशियो होगी वही डी और ई की रेशियो होगी। अच्छा, ये है सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स के दरमियान जो रेशियो होती है वो रेशियो सेम होती है। अच्छा, अब हमने इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना है। एक एंगल तो हमने साबित कर दिया कि ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो तीनों एंगल्स हैं इनका सम 180 है, और यहाँ भी जो तीनों एंगल्स हैं इनका सम 180 है, चाहे ट्रायंगल बड़ी हो छोटी हो, तीनों एंगल्स का सम तो 180 होना है। अच्छा, आज अब ये जो दो एंगल्स हैं ये बराबर है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि v1 की भी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की उतनी है और v2 की भी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की उतनी ही है। क्योंकि आपको पता है ना, यानी जैसे मैंने पहले बात की कि कांस्टेंट स्पीड से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से हमने v1 और v2 उनको कहा है। तो ये लेंथ और ये लेंथ, आपको पता है किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसकी मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रही होती है, इस वजह से ये लेंथ और ये लेंथ जो है वो सेम है और वो v के बराबर है। अच्छा, इसी तरह आपके पास ओ ए और ओ बी की लेंथ जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियल लाइंस हैं, इस वजह से रेडियस है दोनों, तो ये बराबर हुए। अच्छा, जब साइड्स किसी ट्रायंगल की दो बराबर हों तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी बराबर होते हैं। इसका ये मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब यहाँ पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल सेम होंगे। अच्छा, अब ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि ये एंगल फर्ज किया 50 का है, तो हमने ये साबित कर दिया कि ये एंगल भी 50 का है। कि जैसे मैं इसको बात को दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये दो लाइनों के दरमियान जो एंगल बन रहा था, इनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी वही एंगल बन रहा था। तो जो ओ ए और ओ बी के दरमियान एंगल बन रहा था वही इनके ऊपर परपेंडिकुलर जो लाइंस थी v1 और v2 उनके दरमियान भी, इसका मतलब वही एंगल बन रहा है। अगर ये 50 का है तो ये भी 50 का है। टोटल इनका सम जो है एंगल्स का वो 180 होना है। 180 में से ये 50 माइनस किया तो 130 रह गए, और आपको पता है ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो उसका मतलब ये भी 65 का होगा और ये भी 65 का होगा। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ भी ये एंगल भी उसी तरह 65 का होगा, ये भी एंगल उसी तरह 65 का होगा। क्यों? ये दोनों साइड्स इसकी बराबर हैं, इनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। टोटल सम 180 होगा, 180 में से ये 50 माइनस किया 130, 130 का हाफ ये और 130 का हाफ ये, यानी 65 ये 65। अब हमने ये साबित तो कर चुके कि इसके जो तीनों एंगल्स हैं और जो इसके तीनों एंगल्स हैं वो क्या हो गए? बराबर हो गए। इसका मतलब है ट्राइंगल ओ ए बी और पी क्यू आर ये सिमिलर ट्राइंगल्स में जैसे पहले बात की कि हम रेशियो बना सकते हैं, यानी डेल्टा वी और ये v1 के दरमियान जो रेशियो है वही रेशियो इधर ए बी और ओ ए के दरमियान होगी। अच्छा, इसी चीज को हम यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए डेल्टा वी बाय v1 की बजाय मैंने v लिखा है। असल में v1 है चाहे v2 है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो v के ही इक्वल है, तो हमने इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दी इज इक्वल टू ये ए बी, ये डिस्प्लेसमेंट ए बी की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ए बी ओवर ये लेंथ आपके पास कितनी आर है। अच्छा, अब अगर तो डेल्टा टी जीरो जीरो को अप्रोच कर रहा हो, जैसे वक्त का लम्हा बहुत मुख्तसर हो, तो आपके पास ये बी पॉइंट ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे ए के इंतहाई करीब होगा। जब ए के इंतहाई करीब होगा तो ए बी डायरेक्ट लेंथ भी उतनी ही होगी और ए बी आर्क लेंथ भी उतनी होगी। यानी अगर डेल्टा टी अप्रोच कर रहा हो जीरो को तो ए बी डायरेक्ट लेंथ और ये जो ए बी आर्क की लेंथ है, ठीक है, ये सेम होगी। ए बी आर्क लेंथ जिसको हम एस कह रहे हैं, ये वाली ये चीज है कर्व्ड। अच्छा, अब हमने साबित कर दिया कि अगर डेल्टा टी अप्रोच कर रहा हो जीरो पे तो हम ए बी डायरेक्ट लेंथ को एस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने रिप्लेस कर दिया कि ए बी डायरेक्ट लेंथ को एस से रिप्लेस कर दिया। ये v इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके, सॉरी इधर इधर v डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ओवर में ये r आ गया। तो आपके पास जो डेल्टा v की वैल्यू आई है हम उसको
यहाँ पे डेल्टा वी की जगह पुट कर देंगे। डेल्टा वी की वैल्यू आई है एस वी ओवर आर, एस वी ओवर आर। ये एस पहले से बटे में है, ये वी पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एस एक्स एस से कट गया, आपके पास एक्सेलरेशन का रिलेशन आया वी स्क्वायर ओवर आर। अच्छा, अब मैं इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों कर कह रहा हूँ? देखिए, एक्सेलरेशन की हमेशा वो डायरेक्शन होती है जो डेल्टा वी की यानी चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है। देखें, ओ ए के ऊपर ये वी वन परपेंडिकुलर, ये ओ बी के ऊपर वी टू परपेंडिकुलर, ये इसका मतलब है ए बी के ऊपर ये आपके पास जो डेल्टा वी है ये परपेंडिकुलर है, ये तो इसकी डायरेक्शन उस सर्कल के सेंटर की तरफ बन रही है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को देखा तो वो किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है, तो तब हमने इसको कहा कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है एंड दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। जब आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, आपको पता है मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। तो हमने जब इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास वो मशहूर फार्मूला आ गया दैट इज एम वी स्क्वायर ओवर आर, जो कि हमने छोटी क्लासेस से ये फार्मूला पढ़ के आए हैं और आज हमने इसको साबित किया। आपको पता है कि जो लीनियर वेलोसिटी v होती है ये r इंटू एंगुलर वेलोसिटी होती है। हमने v की जगह r ओमेगा पुट कर दिया। अब यहाँ पे v का स्क्वायर था तो r ओमेगा का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब बटे में r है वो सिंगल r से कट जाएगा, एक r आपके पास बच जाएगा। तो ये इसका जो अगर एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में जो है सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सप्रेस करना हो तो उसका ये फार्मूला है एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।